आलोक कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि उन्हें आवाज़ सुनाई दी। देखो पापा, आज तो हद ही हो गई। आज भैया फिर से सब्जी ले जा रहे हैं, इन्हें रोकते क्यों नहीं? कहकर कंचन ने आलोक की ओर देखा। पास में ही कमला खड़ी थी। आलोक ने कंचन को प्यार से समझाते हुए कहा, ले जाने दे बेटी, तेरा भाई ही तो है। कंचन मुंह बिचकाती हुई बोली, हाँ भाई है तो क्या हुआ? अभी बड़ा भाई ले जा रहा है, फिर छोटा भाई ले जाएगा। तुम यूं ही कमा कमा कर कंगाल होते रहना। फिर थोड़ा रुककर तनिक क्रोध में बोली, सब्जी और सब कुछ जब यहीं से लेनी थी तो अलग ही क्यों हुए थे? इनके यहाँ कभी लेने जाओ तो प्याज की गांठ भी नहीं मिलती। आलोक ने कमला की ओर देखा। कमला ने अपनी नज़रें धरती में गड़ा दी। वह बाप बेटी के बीच में कुछ नहीं बोली। आलोक ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी, हिसाब लिखती जा, तेरी शादी में लगा देगा। अपनी बात को तुल ना मिलते देखकर कंचन कमला की ओर मुखातिब होकर बोली, अम्मा भी कम नहीं हैं, ये ही बोल आई होंगी नीरज भाई साहब को कि बेटा आज कोफ्ते बने हैं, तुझे पसंद है ले लियो। कमला बिना कुछ उत्तर दिए कमरे से बाहर निकल गई। आलोक कंचन को समझाते हुए बोले, कंचन, हर एक माँ के लिए पहली संतान बहुत प्यारी होती है। तू अपनी अम्मा से कुछ मत कहा कर, तू नहीं समझ सकती माँ की ममता। वह खींचते हुए बोली, और सबसे छोटी संतान प्यारी नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे छोटी संतान और अधिक प्यारी होती है। वैसे तो माँ को सब बच्चे प्यारे होते हैं। हम अपने शरीर के सभी अंगों को प्यार करते हैं। एक हिस्से में भी तकलीफ होती है तो बेचैन हो जाते हैं। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तू अब बड़ी हो गई है, तू कब समझेगी? कल को तेरा ब्याह होगा, ऐसे ही लड़ती झगड़ती रहेगी तो लड़ने की आदत पड़ जाएगी। कंचन समझ गई कि पिताजी सब बातों की लीपा पोती करने में लगे हैं। वह पैर पटकती बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मेरा क्या है, भुगतना आप सब। पूरे घर को खिलाते रहो और महीने की आखिरी में हाथ मलते रहना। आलोक सोच रहे थे कंचन अपनी जगह सही थी। वह कुछ गलत भी तो नहीं कहती, लेकिन एक बाप का स्नेह अपने बेटों को कैसे मना कर सकता है? फिर बड़ा बेटा तो उन्हें और अधिक प्यारा है। सबसे पहले उसने ही तो पिता होने का एहसास कराया था। उन्हें वे दिन याद आने लगे जब वे कमला को ब्याह कर लाए थे। कमला का पहला पति असमय ही गुजर गया था। कमला 2 माह के गर्भ से थी। कमला के घर वालों को उसके विवाह की बहुत चिंता थी। वे जल्द ही उसका दूसरा विवाह कर देना चाहते थे। शादी को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। ससुराल वालों के लिए वह मनहूस थी। इसीलिए उन लोगों को उसकी संतान से और उससे कोई मतलब नहीं था। आलोक कमला के बड़े भाई के खास दोस्तों में से थे। उन्हें जब यह बात मालूम हुई तो वे जल्द ही शादी के लिए तैयार हो गए। बस उनकी शर्त थी कि उनकी माँ को कमला के गर्भवती होने की बात नहीं बताई जाए। वे नहीं चाहते थे कि आने वाला कल उनकी संतान और उनके बीच सौतेला शब्द ले आए। नीरज उनकी शादी के 7 माह बाद पैदा हुआ। उनकी माँ ने अचरज से कहा कि यह तो समय से पहले ही पैदा हो गया। पूरे मोहल्ले में वह सतमासा जन्मा ही जाने लगा। लेकिन माँ के मन में शंका घर कर गई। 2-2.5 महीने तक उन्होंने नाती को ढंग से नहीं खिलाया। उनकी निगाहें हमेशा यही निर्णय करने में लगी रहती कि यह उनके ही कुल का दीपक है या नहीं। वे तो छठी भी पूछने को तैयार नहीं थी। आलोक की जिद ने उन्हें पिघला दिया। फिर तो धूमधाम से रस्में भी मना और जोर शोर से कुआं भी पूजा गया। लेकिन उनकी खोज जारी रही। नीरज की मालिश करते समय वो हमेशा उसके नाक नक्श की तुलना आलोक से करती। उसकी हरकतों को आलोक की बाल रूप से मिल बिठाती रहती, पर शंका थी कि समाप्त ही नहीं होती थी। धीरे धीरे नीरज की अटखेलियाँ अम्मा का मन जीतने में सफल हो गई। अब वे एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती। उसे अपने संग सुलाती, मंदिर ले जाती, यहाँ तक कि कमला मायके जाती तब भी वे उसे अपने पास ही रखती। यह सब देख आलोक के मन को अजीब शांति मिलती। बाद में उनकी भी 2 औलादे अभिषेक और कंचन हुए।
माँ का भी देहांत हो गया। सबको यही पता था कि उनकी 3 संतानें हैं। नीरज वाली बात कमला और आलोक ने अपने हृदय में दफन कर दी थी। आलोक के आंगन में दुर्वा दल फैले हुए थे। आस पड़ोस के लोग पूजा के लिए दूब मांग कर ले जाते थे। आलोक सोचते थे कि जिस प्रकार पूजन सामग्री आवश्यक है, वैसे ही मेरे इस परिवार में ये तीनों बच्चे भी ज़रूरी हैं। तीनों में से एक भी 1-2 दिन के लिए कहीं चला जाता तो आलोक बेचैन हो जाते थे। वे तीनों बच्चों में नीरज को अधिक प्यार करते थे। वे हमेशा सोचते रहते कि इसके प्रति उनसे कहीं अन्याय ना हो जाए। छोटी सी तनख्वाह में घर चलाते हुए उनके बच्चे बड़े हो गए। नीरज ग्रामीण बैंक में नौकरी करने लगा। उसके लिए खूब रिश्ते आ रहे थे। एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से उसकी सगाई कर दी गई। घर में पहली शादी थी, सो शादी भी धूमधाम से हुई। नीरज जब सेहरा बांध कर आया तो कमला ने पल भर को अपने पहले पति को याद कर लिया। शादी का कर्ज चढ़ गया था और घर में एक सदस्य के बढ़ जाने से खर्चा और भी बढ़ गया था। महीने के आखिर में जेबें खाली हो जाती थी। नीरज नौकरी करता था, लेकिन सारा वेतन अपनी जेब में दबा जाता। कमला ने दबी जुबान में नीरज से कहा, तेरे पिताजी का हाथ तंग पड़ता है, छोटे भाई बहन की पढ़ाई भी है, तो पिताजी को महीने के खर्च के लिए रुपए दे दिया कर। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसने घर खर्च में तो रुपए नहीं दिए, अलबत्ता हर माह वह घर के लिए सजावटी सामान खरीद कर लाने लगा। पहले सोफ़ा ले आया, फिर टीवी सेट ले आया, कुछ दिनों बाद कूलर भी ले आया। कुछ सामान जो ज़्यादा कीमत के थे उन्हें किस्तों में खरीद लिया। धीरे धीरे एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन भी खरीद लिया। घर में सभी लोग खुश थे। घर सजने से आने वालों के सामने स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा था। कमला बेहद खुश थी। आलोक को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन वे शांत रहे। धीरे धीरे नीरज द्वारा खरीदी गए सामानों पर बहू का एकाधिकार होने लगा। कमला तो कुछ ना कहती, लेकिन कंचन और अभिषेक कहाँ मानने वाले थे। वे अपना विरोध समय समय पर जताते रहते। बच्चे बड़े हो रहे थे तो पढ़ाई का खर्च भी बढ़ रहा था। कमाने वाला एक और खाने वाले 6 व्यक्ति थे। खाने में ऊपरी सामान फल फ्रूट तो कुछ होता ही नहीं था, इसीलिए अनाज पर ही पूरा भोजन टिका रहता था। कई बार माह के अंत में अनाज की कमी पड़ जाती, लेकिन नीरज अपने रुपए चापे रहता। वह कबूलता ही नहीं कि उसके पास रुपए हैं। हर बार उसका उत्तर होता, मेरे पास रुपए नहीं हैं। तरह तरह के हिसाब बताकर वह स्पष्ट कर देता कि तनख्वाह खर्च हो गई है। लेकिन यहाँ वहाँ से आलोक के कानों में खबर आ ही जाती कि नीरज बैंक में रुपए जमा कर रहा है। कुछ समय बाद अभिषेक की भी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लग गई और उसका भी विवाह हो गया। अभिषेक गृहस्थी चलाने के लिए एक मुश्त अल्प राशि दे देता था और सब जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता था। महीना समाप्त होने से पहले ही आलोक की जेबें पूरी खाली हो जाती थीं। उन्हें अपने ही ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे नहीं बचते थे। उधर दोनों बेटों के बैंक बैलेंस बढ़ रहे थे। सब कुछ जानकर भी आलोक चुप थे। संयुक्त परिवार जो चल रहा था, बेटे आंखों के सामने थे। नीरज को तो वो किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं कर सकते थे। मोमबत्ती की मानिंद जलकर वे घर को रोशन करने में लगे थे। धीरे धीरे छोटी बहू के दिमाग में यह बात पलने लगी कि मेरा पति घर में पैसे देता है तो मैं अधिक काम क्यों करूं। उसने सुबह देर से उठना शुरू कर दिया। घंटे भर तक अपने कमरे की झाड़ा पोछी करती। आराम से नहाना धोना होता। वह रसोई में आती तब तक कमला खाना तैयार कर लेती थी। बड़ी बहू भी होड़ करने लगी। वह क्यों किसी से कम रहती। बड़ी बहू भी काम से जी चुराने लगी। अब तो रोज़ काम को लेकर घर में झगड़ा होने लगा। मजबूरी में दोनों बहुओं के बीच काम का बंटवारा कर दिया गया। कमला को दोनों के साथ खटना पड़ता था। वह कहती कुछ नहीं, शांत निस्तब्ध अंदर ही अंदर पारे के समान घुलती जा रही थी। बहुओं का पारा उसके शरीर को गलाता जा रहा था। वह बीमार रहने लगी और बहुओं को सहयोग करने में असमर्थ हो गई।
सुबह का खाना बनाना बड़ी बहू की जिम्मेदारी थी और रात का खाना बनाना छोटी बहू की। कंचन घर के ऊपरी काम निपटा लेती थी। मार्च का महीना था। कंचन की परीक्षाएं चल रही थी। अभिषेक और बहू किसी परिचित को देखने हॉस्पिटल चले गए। कुछ देर तक तो उनके लौटने की प्रतीक्षा हुई। जब वे लोग नहीं आए तो बड़ी बहू और कमला ने मिलकर खाना बनाया। बड़ी बहू की भौवें तनी हुई थी। वह बड़बड़ाती जा रही थी। ये भी कोई समय है हॉस्पिटल जाने का? फिर इतना टाइम लगता है क्या? गए होंगे कहीं और घूमने। है तो सही घर में नौकर काम करने वाले, उन्हें काहे की फिक्र। फिर कमला की ओर देखते हुए बोली, देखो मम्मी जी, आज मैंने दोनों टाइम का खाना बना लिया है, कल उससे दोनों टाइम का खाना बनवाना। आलोक और कमला चिंता में थे कि वे लोग अब तक लौटे क्यों नहीं हैं। एक पत्ता भी खड़कता तो आलोक के कान खड़े हो जाते थे। जब तक दोनों बेटे घर नहीं लौट आते थे, आलोक खाना नहीं खाते थे। वे बड़ी शौक से दोनों बेटों के साथ खाना खाते थे। कंचन भी जल्दी खाना खा लेती, फिर वह अम्मा और भाभियों को खाना खिलाती थी। देर रात तक गए अभिषेक और बहू वापस आए। आलोक बेटे बहुओं से प्रत्यक्ष कभी कोई बात नहीं करते थे। वे हमेशा पर्दे की मर्यादा बनाए रखते थे। जब भी कभी ऐसे मौके आते, कमला ही सेतु का काम करती थी। आलोक के मनोभाव समझते ही कमला ने अभिषेक से चिंतित स्वर में पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ कर दी? हम सब चिंता कर रहे थे। अभिषेक ने आओ देखा ना ताओ तुरंत कह दिया, अम्मा हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी चिंता नहीं किया करो। कहीं जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। यह सुनकर कमला अबाक रह गई। उसे अभिषेक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो, नीरज ने कभी जवाब नहीं दिया। माँ बाप की ममता को ये लोग क्या समझें। घंटा आधा घंटा ज़्यादा होते ही दिल कैसा धड़कने लगता है। आलोक को भी अच्छा नहीं लगा। वे खून का घूंट पीकर रह गए। दूसरे दिन शाम को नीरज रोज की तरह पिताजी के पास आकर बैठा। थोड़ी देर में बहू भी आ गई। आलोक को खटका लगा कि आज क्या बात है जो बहू भी आ खड़ी हुई है। नीरज धीरे से बोला, पिताजी कल अभिषेक किसी को देखने हॉस्पिटल नहीं गया था, वे दोनों पिक्चर देखने गए थे। आलोक ने संक्षिप्त प्रश्न किया, तुम्हें कैसे मालूम? अभिषेक कह रहा था वह भी कल शाम को पिक्चर देखने गया था। आलोक को मालूम है कि अभिषेक कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कमला को बुलाया। उन्होंने कमला से पूछा, कल अभिषेक ने क्या कहा था, हॉस्पिटल जा रहे हैं? कमला कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने हाँ में गर्दन हिला दिया। बड़ी बहू को आलोक के कमरे में देखकर वह सकपका गई। जब कभी शिकवा शिकायत करनी होती तभी बहुएं उसके कमरे में आती हैं। कमला का उत्तर पाते ही बड़ी बहू फट पड़ी। पिक्चर जाना ही था तो झूठ क्यों बोल गए? कोई रोकता थोड़े ही है। कह जाते तो काम भी जल्दी निपटा लेते। उन्हें लगा होगा कि पिक्चर की कहेंगे तो सबको चलने के लिए पूछना पड़ेगा। छोटी काम से जी चुराती है, इसीलिए तो शाम का शो गई, सुबह का शो नहीं जा सकती थी। माँ जी की तबीयत खराब थी, कंचन की परीक्षाएं चल रही थी, ऐसे में पिक्चर का शौक चढ़ आया था। फिर हाथ नचाती हुई बोली, ना बाबा ना, ऐसे माहौल में मैं उसके संग नहीं रह सकती। आलोक रात भर ऊहापोह में रहे। उन्होंने अभिषेक और बहू को अपने से अलग करने का फैसला कर लिया। सुबह जब वे पूजा करने बैठे तो मन में बेचैनी थी। दोनों बेटों की आंखों में अपनत्व की गहराई नहीं, ईर्ष्या द्वेष की चिंगारियां नजर आ रही थीं। आलोक ने अपनी दृष्टि वहां से हटा ली। पूजा की थाली उठाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। हाथ कांप जाने से थाली हिल गई। दधी की कटोरी तिरवा के साथ एक तरफ खिसक गई थी और अक्षत बिखरे पड़े थे। लेकिन अभिषेक ने यह मुद्दा उठा ही लिया कि भाई साहब तो रुपए भी नहीं देते, फिर उन्हें संग क्यों रखा जा रहा है। उस दिन कमला पहली बार बोली थी और निर्णय भी कर दिया था कि दोनों बेटों को अलग कर दिया जाए। एक ही घर में 3 चूल्हे हो गए थे। पूजा की थाली में दधी, अक्षत और दुर्वा एक दूसरे से छिटक गए थे। आलोक हाथ बढ़ाकर उन तीनों को एक साथ रखने की कोशिश करते, लेकिन उनके हाथ कांप जाते। वे मायूस हो भगवान की मूरत निहारने लगते। आलोक दिन में तो अकेले खाना खा लेते थे, रात में अकेले खाना नहीं खा पाते थे।
दोनों बेटों की चौकियां खाली नजर आती थी। दिल में एक हुक सी उठती थी। मुंह में पड़ा कौर बाहर निकलने को होता। वे कमला का चेहरा देखते और जबरन कौर को अंदर निकलने की कोशिश करते। इस प्रक्रिया में एक जोर का ठसका लगता और खांसी दम निकाल देती। आंखों से पानी बहने लगता। हवा के वेग के साथ बहुओं की बातें भी कान के पास होकर गुजरती। अकेले में अम्मा खूब घी और खूब तला बनाकर खिला रही होंगी, इसीलिए तो खांसी आ रही है। बेटों के अलगाव ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मन में प्रायश्चित, हृदय में उद्वेलन, आंखों में पीड़ा और वाड़ी में विराम आ गया था। नीरज लिमिट में सब्जी भाजी लाता था। वह सुबह शाम मुख्य घर से ही एक कटोरी सब्जी ले जाता और उसका काम चल जाता। एक दिन बड़ी बहू ने उसे अकेले सब्जी नहीं खाने दी। दूसरे दिन से कटोरी की जगह कटोरे ने ले ली। कमला मुख बनने वाली सब्जी की मात्रा बढ़ाती जा रही थी। आज कंचन कॉलेज से जल्दी आ गई थी। उसने नीरज को सब्जी ले जाते देख लिया था और विवाद खड़ा हो गया। समय गुजरता गया। दोनों लड़कों के बच्चे हो गए थे। आलोक और कमला दादा दादी बन गए थे। वे दोनों पोती पोतियों को बहुत प्यार करते थे। मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता ही है। जब भी किसी बात पर घर में विवाद हो जाता तो बहुएं बच्चों को उन लोगों के पास नहीं आने देती। वे लोग भी जानते थे कि इन बच्चों को खिलाए बिना उन लोगों को नींद नहीं आएगी। वे अप्रत्यक्ष रूप से आलोक को परेशान करती थी। वे दोनों खून का घूंट पीकर रह जाते थे। धीरे धीरे नल और बिजली के बिल भुगतान को 3 हिस्सों में बांटा जाने लगा। एक दिन तो सिर से पानी ही गुजर गया। कुल देवी की पूजा होनी थी। कमरे की पुताई व सफाई होनी थी। कौरे बिछाने के लिए पूड़ियाँ भी बनानी थी। इधर दोनों बहुओं में होड़ मची थी कि काम कौन करे। अंत में कमला ने ही हिम्मत करके सफाई की। पूजा के समय दोनों बहुएं भी अपने अपने कमरे से पूड़ियाँ ले आईं। यह देखकर कमला गुस्से में बोल पड़ी, माता की पूजा के लिए क्या मैं अलग अलग कौरे बिछाऊंगी? आज के बाद पूजा में बंटवारा मत करना। कहते हुए उसकी आंखें बरसने लगी। सुबह आलोक पूजा में बैठे। उन्होंने पूजा की थाली उठाई। दधी में से खटांध आ रही थी। अक्षत में घून पड़ा हुआ था और दुर्वा दल सूख रहे थे। उनकी नम्रता, उनकी कमनीयता न जाने कहाँ विलुप्त हो गई थी। आलोक का रिटायरमेंट करीब आता जा रहा था। उन्हें कंचन की शादी की चिंता थी। प्रोविडेंट फंड में से कुछ रुपए मकान खरीदने में लगा दिए थे। शादी में 10 लाख रुपए लगाना आसान बात है। आलोक के पास इतने रुपए नहीं थे। उसने एक दिन दोनों बेटों को बुलाया और अपनी बात रखते हुए कहा, कंचन की शादी करना है। लड़का ढूंढे उससे पहले हमें अपना संकल्प भी तय करना होगा। सभी लड़के वाले यही पूछते हैं कि शादी कितने की करोगी? आलोक उन दोनों के चेहरों को पढ़ते हुए फिर से बोले, आज के ज़माने में 10 लाख रुपए से कम में तो शादी की सोच भी नहीं सकती। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों कितने रुपए लगाओगे, उस हिसाब से मैं सोचूं। नीरज कुछ कहना चाह रहा था लेकिन अभिषेक को देखकर शांत रह गया। वह मन ही मन अजीब सी पसोपीस में पड़ गया। अभिषेक को सपने में भी अनुमान नहीं था कि किस बात के लिए बुलाया जा रहा है। नहीं तो अपनी पत्नी से सलाह मशविरा करके आता। इसलिए वह नीरज का ही मुंह ताकने लगा और सोचने लगा कि जितने रुपए की ये कहेंगे उतने मैं भी दे दूंगा। वह सोच रहा था कि बड़ा भाई ज़्यादा रुपए तो लगाएंगे नहीं। मन ही मन गुत्थियाँ सुलझाते हुए थोड़ी देर बाद नीरज बोला, 1-2 दिन में बता देंगे। फिर संकल्प से क्या होता है, लड़के के हिसाब से कम बढ़त तो हो ही जाती है। अच्छा लड़का मिलेगा तो ज़्यादा रुपए लगाने पड़ेंगे। आलोक समझाते हुए बोले, वही तो कह रहा हूँ, एक आइडिया तो लग जाता। हाँ तो बता देंगे, अभी ऐसी क्या जल्दी है? कहते हुए नीरज चलने को उठ खड़ा हो गया। कमला भी देहरी पर बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उन लोगों के जाते ही उसका लावा फूट पड़ा। ऐसे बेटों को जना है मैंने, जिन्हें अपनी कोक का जाया कहते भी ला जाती है। दोनों दब्बू हैं और लुगाइयों के गुलाम हैं। उनसे पूछे बिना एक कदम नहीं रखेंगे। फिर निर्णय सा लेते हुए बोली, सुनो जी, अरे हमने लड़की पैदा की है तो हम ही निपटाएंगे। इन लोगों के भरोसे थोड़ी ही पैदा किया है। आलोक आज स्तब्ध था। कमला को क्या हो गया? यह तो कभी उफ तक नहीं करती।
आज इतना क्यों गुस्सा किए जा रही है? उसने समझाते हुए कहा। सब व्यवस्था हो जाएगी तो अपनी कोख को मत कोस। औलाद भी तो किस्मत से होती है। हम अपना सब कुछ लगा देंगे। ऊपर वाले ने चोट दी है, चुगने को भी वही देगा। वह आंखें पोंछते हुए बोली, खुद के लिए खर्च करने को कमी नहीं आएगी? इतने वर्षों में रुपए देने की बात कही तो चुप रह गए। वह धीरज बंधाते हुए बोला, चल अब ठीक है, उनके खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी वे खर्च नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? वे लोग खुश हैं, यह देखकर ही हम क्या कम सुखी हैं? रात का समय था। आलोक टीवी देख रहा था। नीरज भी आया और पिताजी के पास बैठ गया। जमीन पर बैठी कमला खाना खा रही थी। कमला गुस्से में थी, इसीलिए नीरज को सब्जी लेने को भी नहीं कहा। आलोक ने कनखियों से नीरज को देखा और ताड़ लिया कि वह कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन सूत्र नहीं जुड़ पा रहे हैं। आलोक ने ही पहल करते हुए कहा, और बेटा, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? उसने अम्मा की ओर दृष्टि फेंकते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया, कुछ देर शांति छाई रही। वह कुछ कहना चाह रहा था। उसने कहने के लिए मुंह खोला, तब तक बड़ी बहू भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। वह शांत हो गया। मन महसूस कर उसने एक नज़र पिताजी पर डाली और पत्नी की ओर देखने लगा। पत्नी ने उसी आंख मटका कर इशारा किया। नीरज ने पहल करते हुए कहा, पिताजी, हम दोनों ने विचार कर लिया है कि हम 50,000 रुपया लगा देंगे। आलोक को काटो तो खून नहीं। वे तो सोच रहे थे दोनों बेटे 3-4 लाख तो लगा ही देंगे। उस रात आलोक को नींद नहीं आई। कमला जानती थी कि आलोक बहुत दुखी हैं। रात और अधिक स्याह लग रही थी। चंदा में दाग दिखाई दे रहा था। चांदनी में तपन महसूस हो रही थी। सर्द बयार में अगन लग रही थी। आलोक करवटें बदल रहे थे। उनके मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा था। ऐसी ही होती हैं औलादें। किसको दोष दूं? कमला के खून को या अपने खून को? नहीं नहीं, समय ही ऐसा है। इसमें बच्चों का क्या दोष? बचपन से आज तक इन बच्चों को सहारा दिया, आज बुढ़ापे में उनको सहारा देने वाला कोई नहीं। कैसे करेंगे बेटी की शादी? विचार उसके शरीर को गीले आटे सा लथड़ने लगा, गारे के गोल सा मथने लगा। कमला के प्रश्न ने उनकी विचार श्रृंखला तोड़ दी। क्यों, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। टालो मत, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। सहसा वह एक हल निकालते हुए बोली, कंचन की शादी की चिंता मत करो, यह घर बेच दो, बेटे अपना इंतज़ाम खुद करेंगे। वे चौंकते हुए बोले, नहीं, अपने बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ दूँ? मेरा भी तो इनके प्रति कोई फ़र्ज़ है। पहले फ़र्ज़ है, फिर कर्ज़ है। अभी तो सिर छुपाने की जगह है, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे? अपना घर अपना होता है। अपनी छत के नीचे भूखे प्यासे नंग धड़ंग पड़े रहो, कोई उंगली नहीं उठाएगा। कमला करवट लेकर लेट गई। जागते हुए रात भी कितनी भयावह लगती है। आलोक ने उसी रात जाना था। काली आकृतियाँ उसकी ओर बड़ी चली आ रही थी। वे उसे खींच रही थी। किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए तो किसी ने पैर। सब अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। वह हिलडुल नहीं पा रहा था। वह कीले सा गड़ गया था। पैर की तरफ अधिक बल लगने से शरीर को एक झटका लगा। हृदय से तेज रक्त की फुहार निकली। उसका शरीर कांप गया। वह अर्ध निद्रा से जाग गया था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। वह हाँफ रहा था जैसे मीलों दौड़ा हो। घर में एक अजीब सी लक्ष्मण रेखा खींच गई थी। सब साथ रहते हुए भी कोसों दूर थे। नीरज का सब्जी ले जाना बंद हो गया था। रोज रात को 10-10 मिनट दोनों बेटे आलोक के पास बैठ जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। सब ताल के पानी की तरह शांत मुक्त थे। अचानक रात में बड़ी बहू के पेट में दर्द होने लगा। उसे रात में ही हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। डॉक्टर ने बताया अपेंडिक्स का दर्द है, जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अधिक से अधिक 1 सप्ताह तक रुका जा सकता है। आलोक ने चुपचाप प्रोविडेंट फंड के लिए अप्लाई कर दिया। 4-5 दिन बाद आलोक ने नीरज से पूछा, डॉक्टर से बात हुई, ऑपरेशन कब होगा? नीरज ने कहा, अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है। आलोक ने ठंडी सांस भरकर कहा, मैं दूंगा रुपए, कल ऑपरेशन के लिए बात कर लो।
ऑपरेशन होने के बाद बड़ी बहू सकुशल घर आ गई। छोटी बहू पड़ोसियों की तरह उसे देखने आई। 1 माह तक कमला ने ही उसकी सेवा की और बच्चों को संभाला। यह देखकर छोटी बहू के चेहरे पर बल पड़ते रहे। कमला को जब ज्ञात हुआ कि ऑपरेशन में आलोक ने रुपए दिए हैं तो वह बहुत नाराज हुई। आलोक ने ही उसे समझाया, रुपए बच्चों से बढ़कर थोड़े ही हैं। रुपया तो हाथ का मैल है। बच्चे सुखी रहे इसी से हमें संतुष्टि है। जहाँ तक कंचन का सवाल है, उसकी किस्मत होगी तो अपने आप सब इंतज़ाम हो जाएगा। कम रुपए रहेंगे तो छोटी नौकरी वाला लड़का देख लेंगे। आलोक के तर्कों के आगे कमला चुप हो गई। कुछ दिनों बाद कंचन के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया और सगाई पक्की हो गई। विवाह के 2 मुहूर्त निकले, एक फरवरी का, दूसरा अप्रैल का। नीरज जिद पर था कि शादी अप्रैल में हो। उसका तर्क था कि अप्रैल में सबकी परीक्षाएं निबट जाएंगी। आखिर नीरज की ही बात मानी गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। शादी में दोनों बेटों ने बहुओं की इच्छानुसार 50-50 हजार रुपये व्यवहार में लिखवा दिए। पैर पखारने व अन्य नेगों के समय पिताजी से ही रुपए लिए गए ताकि राशि 50,000 से अधिक ना हो जाए। कंचन के जाने के बाद घर सूना हो गया था। कमला और आलोक बहुत दुखी थे। वह रहती थी तो घर में चहल पहल बनी रहती थी। बहू बेटे उनके कहाँ थे? वे अपने अपने कमरों में थे। आलोक को कई लोगों को रुपया देना था। उन्हें हिसाब में लगना पड़ा। शाम का समय था। कमला और आलोक टीवी देखकर अपने मन को बहला रहे थे। अचानक नीरज का दोस्त अभय आया। वह उन लोगों के पास ही चारपाई पर बैठ गया। अपनी जेब से एक चेक निकाला और आलोक की ओर बढ़ाते हुए बोला, 4 लाख का चेक नीरज ने आपके लिए पहुंचाया है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको देने की। आलोक प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखने लगे। वह फिर बोला, जब से उसने कमाना शुरू किया है वह कंचन के नाम रुपए जमा कर रहा था। उसे मालूम था कि आपका हाथ खर्चीला है। घर में जितना रुपया आएगा वह खर्च हो जाएगा। इसीलिए वह अपनी पत्नी से छिपाकर एफडी करता रहा। बहू के ऑपरेशन के समय भी उसने एफडी नहीं तुड़वाई। उसका कहना था कि वह पैसा कंचन का है, उसमें से 1 रुपया भी वह खर्च नहीं करेगा। उसने कई बार आपको बताने की कोशिश की कि वह रुपए दे देगा, लेकिन यह सोचकर शांत रह जाता कि देने से पहले ही घर में विस्फोट ना हो जाए। आज ही इसका समय पूरा हुआ है, इसीलिए वह अप्रैल में शादी करने की जिद कर रहा था। आलोक की आंखों से आंसू ढुलक कर हाथ पर आ गिरे। उनमें कलूस था, पश्चाताप था, खुशी थी या फिर बेटी को ना पहचान पाने का दुख, यह वो भी नहीं समझ पाए। यह सब सुनकर कमला की छाती चौड़ी हो गई। उसने सिर से सरक आए पल्ले को गर्व से अपने सिर पर डाला और एक लंबी सांस खींची। वह बुदबुदा उठी, बेटा आज तुमने अपना फर्ज निभा दिया। आलोक ने आंगन की ओर देखा। दुधिया निश्चल चांदनी में दुर्बादल हरा भरा सा स्निग्ध चंचल वायु वेग में लहराता झूम रहा था। वैसे तो उन्होंने नीरज को कभी पराया नहीं माना, लेकिन आज अपने और पराये में फ़र्क साफ नज़र आ गया। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।